नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवराज क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार स्टेट परीक्षा के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं और ये क्वेश्चन पेपर है आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता का, ठीक है। और ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहने वाला है, तो दोनों इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको हम बताते हैं कि ये वाला PYQ आप कंप्लीट करके चल जाइएगा। इससे पहले एक करवा दिए थे, वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्न यहीं से आपका आ जाएगा, बात समझे आप सभी। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए 14 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, क्योंकि एडमिट कार्ड ऑलरेडी सभी डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो मिशन मोड में आप सभी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षण कला का। अधिनायक स्तरीय शिक्षण है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो ना, आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा, ठीक है। इतना काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। इतना काम जरूर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। अधिनायक स्तरीय शिक्षण है तो शिक्षक केंद्रित होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षाविद कार्य करके सीखने पर जोर देते हैं, ये कहा जाता है। जो शिक्षाविद हैं ये कार्य करके सीखने पर जोर देता है, तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसे हम सभी गतिविधि सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिविधि सिद्धांत कहते हैं। ये राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। बिल्कुल कोशिश कीजिएगा इसी वीडियो में सारा प्रश्न को याद कर जाए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। किसी पाठ को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का सबसे स्वाभाविक और सरल तरीका क्या है? कथन 1, कथन 2 दिया हुआ है, कथन 3, कथन 4 दिया हुआ है। तो इसका सबसे स्वाभाविक तरीका क्या हो सकता है? पहला कथन जो दिया गया है कि कुछ ऐसा जो छात्र पहले से जानता हो, जो छात्र कुछ पहले से जानता हो, बिल्कुल वो चीज़ सीखना उसके लिए सरल होगा। इसके अलावा उसको कोई भी चीज़ उदाहरण से हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, या चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। अगर चित्र के माध्यम से बताएंगे तो वो उसको जानना आसान रहेगा, यानी कि सरल रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। 1 उसके बाद 3 उसके बाद 4 हो जाएगा, यानी कि 2 वाला जो है ये आपका गलत है। कि वे तथ्य जो शिक्षार्थियों को ज्ञात नहीं है ये उसके लिए कठिन हो जाएगा, सरल नहीं होगा। जो उसको पता ही नहीं है समझ लीजिए वो उसके लिए कठिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है। चलिए क्वेश्चन 4 पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। लेंथ बड़ा है पर आसान प्रश्न है। क्वेश्चन है कि सबसे पहले छात्र भविष्यवाणी करेंगे कि कहानी में क्या होगा। बात समझे? सबसे पहले छात्र क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा कि क्या होने वाला है। उसके बाद फिर छात्र को कहानी की मुख्य घटनाओं की एक सूची बनानी होगी। पहले भविष्यवाणी करेगा, उसके बाद फिर जो कहानी है उसकी मुख्य घटनाओं की एक सूची बनाएगा। अंत में वे कहानी की समीक्षा लिखेगा कि किस प्रकार की कहानी था। बात समझे? तो इसमें कौन सा कौशल का उपयोग किया जा रहा है? बता सकते हैं आप सभी कि किस कौशल का उपयोग हो रहा है? कि पहले भविष्यवाणी करना, उसके बाद कहानी की मुख्य घटनाओं का एक सूची बनाना, उसके बाद जाके फिर कहानी की समीक्षा लिखना। बता सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। पहले बोध होगा, उसके बाद ज्ञान होगा, उसके बाद मूल्यांकन। देखिए भविष्यवाणी करना यानी कि बोध करना, भविष्यवाणी का अर्थ ही बोध होता है। बात समझे आप सभी? यानी कि सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बोध मतलब क्या होगा? भविष्यवाणी। उसके बाद यहाँ क्या करेगा? कहानी की मुख्य घटनाओं का एक सूची बनाएगा, यानी कि ज्ञान अर्जित करेगा। तो यह आपका ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा? समीक्षा लिखेगा कहानी का, तो यानी कि मूल्यांकन करेगा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि द्रव्य का अर्थ समझाना संबंधित है किससे? क्वेश्चन 5 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये बोध से संबंधित होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोध का अर्थ क्या होता है? जानकारी या अवधारणा को समझना। बात समझे? बोध का अर्थ क्या होता है? जानकारी या अवधारणा को समझना। तो इसका बोध इसका राइट आंसर होगा। बोध का अर्थ भविष्यवाणी भी होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है कि हिच हाइकिंग शब्द किस तकनीकी से संबंधित है? तो देखिए ये आपका संबंधित है मानस मंथन से, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन रणनीति की अनुमोदक शैली का उदाहरण है? तो देखिए रणनीति की अनुमोदक शैली का इनमें से कौन सा एक उदाहरण हो जाएगा? क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर क्या होगा? समूह चर्चा। याद रखिएगा ये रणनीति की अनुमोदक शैली का उदाहरण है। याद रहेगा आप सभी को, समूह चर्चा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे असाइनमेंट की गुणवत्ता नहीं है?
बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक अच्छे असाइनमेंट की गुणवत्ता नहीं है। असाइनमेंट आप सभी बनाते होंगे, बताइए आप सभी को। बिल्कुल पहला ऑप्शन है कि असाइनमेंट छात्र को पढ़ाए गए विषय के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए, जो पढ़ाया गया है उसी के अनुरूप असाइनमेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है ऑप्शन नंबर बी वाला कि असाइनमेंट में रचनात्मक का विकास होना चाहिए और काम करके व्यक्ति के रूप में सीखने में वो सक्षम होना चाहिए। तो ये भी सत्य हो जाएगा असाइनमेंट के बारे में। उसके बाद छात्र के लिए असाइनमेंट जटिल और कठिन होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। छात्र के लिए असाइनमेंट कठिन नहीं बल्कि इजी होना चाहिए सीखने के लिए, बात समझे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कि यही गुणवत्ता नहीं है। चौथा क्या था कि असाइनमेंट के उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में हो और निश्चित हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आसान प्रश्न था, सिर्फ समझने का यहाँ पर फिर था। देखिए इसमें अगर सवाल समझ गए तो आराम से बना लीजिएगा, नहीं समझिएगा तो माथा पटकते रह जाइएगा, सवाल नहीं बनेगा आपसे, बात समझे आप सभी। बिल्कुल 5E अनुदेशनात्मक मॉडल पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका 1987 में प्रस्तुत किया गया था, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन सा चरण छात्रों की जिज्ञासा को शांत करता है और छात्रों को पहले सीखी गई अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने में मदद करता है? तो इनमें से कौन सा वो अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलग्राह होना, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 11 देखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, याद रखिएगा आप सभी। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है कि अनुदेशनात्मक सामग्री का उपयोग करते समय शिक्षक को मुख्य रूप से क्या विचार करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है आप सभी से, बात समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है आप सभी से? बिल्कुल कि अनुदेशनात्मक सामग्री का उपयोग करते समय शिक्षक को मुख्य रूप से क्या विचार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा, यह पाठ के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। जो अनुदेशनात्मक सामग्री है ये पाठ के उद्देश्य के बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए, बाकी बात ये सभी क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न में सभी कथन को पढ़िएगा तभी जाके आंसर निकलेगा, बात समझे। सामग्री नई और कुशलतापूर्वक बनाई जानी चाहिए, ये बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए CALL मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? बता सकते हैं आप सभी? तो राइट आंसर सी हो जाएगा संज्ञात्मक शैक्षणिक भाषा सीखने का दृष्टिकोण, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। हो सकता है कि प्रश्न में रिपीट कर दिया जाए पेपर में आपका, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। और 100% प्रश्न रिपीट होगा क्योंकि जितने शिफ्टों में एग्जाम है कि प्रश्न निश्चित रिपीट होगा। अच्छे शिक्षण वातावरण की शर्तें हैं, तो देखिए अच्छे शिक्षण वातावरण की शर्तें क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के प्रति शिक्षा का सहानुभूति व्यवहार, बिल्कुल सही है। छात्र की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सुरक्षा, ये भी सही है। शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छे शिक्षण वातावरण की शर्तें हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण प्राथमिक रूप से होना चाहिए, तो ये आपका निवारक और सुधारात्मक होना चाहिए। पर्यवेक्षण याद रखिएगा क्या होना चाहिए? निवारक और सुधारात्मक। चलिए क्वेश्चन में 16 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। देखिए सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कहाँ कर सकते हैं ये? तो राइट आंसर भी हो जाएगा बच्चों की सीखने की ज़रूरत को जानने के लिए, कि बच्चों को सीखने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। और इसके अलावा कह सकते हैं कि शिक्षण रणनीति का चयन करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक प्रकाशित कब की गई थी? तो 1931 में। अगला है छात्र के अनुसार एक महान शिक्षक का गुण है, तो देखिए छात्र के अनुसार एक महान शिक्षक का गुण होता है शिक्षार्थियों का ज्ञान, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 19 है कि शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनाने के लिए अपनी ओर से किसे सिखाने को बढ़ावा देना चाहिए? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनाने के लिए, शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनाना है, इसके लिए अपनी ओर से सिखाने को बढ़ावा देना चाहिए। तो शिक्षक को, याद रखिएगा, किसको बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है कि छात्र उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो सही तरीका से पढ़ाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। बात समझे, अगर आप अच्छा तरीके से पढ़ाइएगा तो बच्चा आपका निश्चित सम्मान करेगा। बात समझ रहे आप सभी, बिल्कुल। अगला है कि छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित हैं। तो देखिए, छात्र का प्रदर्शन मात्रात्मक विवरण तक जो सीमित होता है वो टेस्ट तक सीमित होता है। अगर किसी भी छात्र का कौशल जानना है कि कितना वो सीखा है, ठीक है, तो वो टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है। बात समझ गए। अगला है स्वयं आकलन डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, अगर स्वयं कोई चीज़ का आकलन करते हैं तो इसे रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। योगात्मक मूल्यांकन मूल रूप से उपयोग किया जाता है कहाँ पे, बता सकते हैं, किसमें हम योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। तो कार्यक्रम के अंत में हम सभी योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। बात समझे, योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो शैक्षणिक कार्यक्रम या पाठ या कह सकते सीखने की प्रक्रिया का सबसे अंतिम क्रिया होता है। ये योगात्मक मूल्यांकन तो कार्य के अंत में होता है ये काम। अगला है छात्र की आवश्यकताएं और रुचियां डैश के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक आधार के लिए महत्वपूर्ण होता है छात्र की आवश्यकताएं और रुचियां। अगला है मनोज्ञात्मक क्षेत्र संबंधित है किससे। तो देखिए, मनोज्ञात्मक क्षेत्र जो है भावना से संबंधित है। किससे, भावना से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मनोज्ञात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, भावना। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। एक है बुनियादी विश्वास बनाम बुनियादी अविश्वास, दूसरा है उद्योग बनाम हिंसा, उसके बाद है तीसरा है अंतरंगता बनाम अलगाव, और चौथा है सृजनात्मकता बनाम ठहराव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बता सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कह सकते हैं कि बुनियादी विश्वास बनाम बुनियादी अविश्वास जो हो जाएगा वो आपका पोषण हो जाएगा, ठीक है। उद्योग बनाम हिंसा जो हो जाएगा ये आपका विद्यालय से हो जाएगा। उसके बाद अंतरंगता बनाम अलगाव जो हो जाएगा ये आपका प्रेम संबंध से हो जाएगा, और सृजनात्मकता बनाम ठहराव जो हो जाएगा ये लालन पालन और सलाह से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की एक बाल अनुकूल कक्षा में होना चाहिए। तो यह होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहला कथन है कि सामग्री उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उस तक पहुंच सकें। यह कथन एक दृष्टि से बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि पर्याप्त सामग्री सस्ती होनी चाहिए ताकि बच्चे बर्बाद करने की प्राकृतिक में होती है, क्योंकि बच्चे बर्बाद करता है तो सस्ती सामग्री रखना चाहिए। ये कथन गलत है। सस्ती महंगी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर महंगी का बात किया गया, ये गलत है। दूसरा है कि फर्नीचर और सामग्री बड़े आकार की होनी चाहिए। नहीं, हम नहीं कह सकते कि बड़ा आकार हो छोटा आकार हो, बस उस मीडियम का होना चाहिए कि बच्चे उस तक पहुँच सके। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि डैश देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली की नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। तो इनमें से कौन सा एक शीर्ष संस्था है शिक्षक शिक्षा प्रणाली की नियोजित में, बता सकते हैं आप सभी। तो NCTE इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही जो है देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब आया था, 1993 में आया था, जिसे हम सभी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अगला है इनमें से कौन सा एक श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। मानचित्र तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सुनने की बात किया गया है, और फ्लैश कार्ड भी नहीं होगा, ठीक है। 2 बज गया आपका। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, लिंगुआ फोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपका श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि तैयारी का सिद्धांत शिक्षक के साथ साथ छात्रों से भी मांग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सीखने की तत्परता की मांग करता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि तैयारी का सिद्धांत शिक्षक के साथ साथ छात्र से भी मांग करता है सीखने की तत्परता। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस शुरू हो रहा है। महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये आपका भूमि स्वामित्व
के लिए खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि भूमि स्वामी के लिए। बात समझे आप सभी। देखिए खेड़ा आंदोलन की बात किया जाए तो ये आपका 22 मार्च से 5 जून 1918 तक चला था। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी का मुख्य योगदान था। खेड़ा सत्याग्रह मालगुजारी माफ करने को लेकर जो कि चलाया गया था, क्योंकि खेड़ा में क्या हुआ था, किसानों की फसल बर्बाद हो गया था, फिर भी सरकारों के द्वारा मालगुजारी लिया जा रहा था, जिसके कारण से ये आंदोलन चलाया गया था। अगला है कि राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा से बहुत समृद्ध है, लेकिन जल संसाधनों का अभाव है, यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा का तो उत्पादन हो ही रहा है सबसे ज़्यादा, इसके अलावा हवा यानी कि पवन ऊर्जा का भी उत्पादन यहाँ सबसे अधिक हो रहा है, बात समझे, लेकिन जल संसाधन का यहाँ पर अभाव है। बात समझ रहे बिल्कुल। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? जो आपसी राजनीतिक दल देखते हैं, भाजपा देखते हैं, कांग्रेस देखते हैं, जेडीयू देखते हैं, देख रहे हैं ना, तो ये कह सकते हैं कि इसकी क्या भूमिका होती है। तो याद रखिएगा, नागरिकों को राजनीतिक में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्र से दल में भाग लेता है, चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है ये सभी। अगला है बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, मौलाना मजहरुल हक ने दिया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने संस्कृति गलियार G20 डिजिटल संग्रहालय की संकल्पना की है? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय ने की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉलेज या संस्थान में अपने पेशेवर कौशल सिखाता है? तो देखिए कॉलेज या संस्थान में आप जो पेशेवर कौशल सीखते हैं, तो डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं जी। अगर आपको टीचर बनना है तो पढ़ना होगा, कॉलेज जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। कुम्हार बनने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, गलत बात। मोची बनने के लिए गलत बात। व्यापारी बनने के लिए गलत बात। ये सभी कॉलेज नहीं जाना पड़ता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस समूह के जीवों में पंजे नहीं होते हैं? पंजा, अपना हाथ का पंजा देखे हैं, पैर का पंजा देखें, बिल्कुल। तो स्तनधारी में तो पंजा होता है जिसकी मदद से कोई भी चीज़ को पकड़ता है, ठीक है। सरीसृप में भी पंजा होता है। उसके बाद उभयचर में भी पंजा होता है, याद रखिएगा आप सभी। उभयचर मेढक, मेढक में पंजा नहीं होता है, पैर के पास नहीं देखे हैं, बिल्कुल देखें। मछलियाँ में पंजा नहीं होता है, इसमें पंख होता है, बात समझे। पंख की तरह दो साइड में निकला रहता है, पता है आप सभी को, बिल्कुल। तो पंजा नहीं होता है इसके पास। अगला क्वेश्चन है कि पेट में पाचक रसों की प्रकृति क्या है? पंजा पैर हाथ में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। चलिए अगला है खरपतवार है। तो देखिए खरपतवार क्या है? अवांछित पौधे होते हैं खरपतवार, जो कि कह सकते हैं कि बगीचे या झाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलता है, या कहीं आप गाछ वृक्ष लगाए या खेती किए तो उसके नीचे में देखिएगा खरपतवार उग जाता है। वो क्या करता है? वृक्ष को नुकसान करता है। मान लीजिए धान का खेत है, उसमें खरपतवार उग जाने के कारण क्या होता है कि धान का खेत फिर बर्बाद कर देता है। वो खेत में धान की वृक्ष को बढ़ने नहीं देगा, फिर बात समझिए, धान की वृक्ष को बढ़ने नहीं देगा, उसको नुकसान करेगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 41 नंबर है कि एक वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? अनगिनत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा मैथमेटिक का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ एक आपका क्षैतिज कट दिया हुआ है और आपको बताना है कि अनुप्रस्थ काट मिलता है तब जो है कि इसका आंसर क्या होगा? ये वर्ग होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आपसे क्या कहा गया है। जब आप पासे की एक क्षैतिज कट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है? तो वर्ग मिलता है ये। उसके बाद एक लघुत्तम समावर्तक से क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 होगा। 44 का आंसर मिला लीजिएगा आपसे भी, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की सेट को यहीं कंप्लीट करते हैं। 40 प्रश्न आपको हम शिक्षण कला और जनरल अवेयरनेस, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। जितने भी क्वेश्चन था वो करवा दिए। बचा आपका रीजनिंग वाला और मैथमेटिक वाला, उसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे।